वेलकम। डीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं राधा कृष्ण स्वागत करता हूं। आइए ध्यान देते हैं, ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आइए उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि इस पूरे साल अधिकारों से लेकर के, है ना, राइट्स से लेकर के 5 महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। पहला मुद्दा इंटरनेट से संबंधित है, इंटरनेट के उपयोग से संबंधित है। दूसरा मुद्दा संपत्ति से संबंधित है, यह भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा है। तीसरा मुद्दा राजद्रोह से संबंधित है ना, चूंकि कुछ भारत विरोधी नारे लगे थे, कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसमें राजद्रोह पूरे पटल पर सुनाई दिया और उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, लोगों का अधिकार क्या होता है, राजद्रोह होता क्या है, यह भी मामला उठा है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, उनके अधिकारों के मामले में भी कुछ जो है मुद्दे उठे हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित कुछ अधिकारों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो ये 5 जो है निर्णय, 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो है अधिकारों से संबंधित हैं। तो इन 5 को देखेंगे हम लोग इम्तिहान के दृष्टिकोण से, अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार है, आइए उस पर समझते हैं। ध्यान देंगे यहां पर दो वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उसके बाद वहां पर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया। पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आपने देखा होगा कि ये जो CAA के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, तो उसको लेकर के बहुत ही भड़काऊ मुद्दे जो है उठे और जगह जगह पर दंगे होने के आसार होने के कारण सरकारों ने जगह जगह पर धारा 144 लगा करके इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया था। इंटरनेट यूज नहीं किया जा सकता था। ये 2 मुद्दे आपने सुने होंगे, ठीक। अब ये दोनों मुद्दे जो आपने सुने हैं, अखबार में देखे हैं, उससे पेपर में पढ़े हैं केवल, वो आपको काम नहीं आने वाला एग्जाम में। एग्जाम में काम क्या आएगा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। फोकस करिएगा एकदम। देखिए, अखबारी जो नॉलेज है उससे कभी भी आप इम्तिहान नहीं क्वालिफाई कर सकते। उसमें टू द पॉइंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है ना। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही इंटरनेट के प्रयोग से संबंधित, ठीक है। क्या बातें कही उसको समझिएगा। सबसे पहले कहा कि इंटरनेट जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति, इंटरनेट जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है। एक जगह से दूसरे जगह जाना वाक कहलाया, और अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बोलने की आज़ादी, ठीक है, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उसको बताने की, व्यक्त करने की आज़ादी। बोलता है संविधान का अनुच्छेद 19(1) को यह अधिकार देता है सभी नागरिकों को कि वो अभिव्यक्ति की उनके पास स्वतंत्रता है। तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने
कि इंटरनेट उसी के अंतर्गत आता है, इसलिए अगर इसका निलंबन करना है, पहली बात तो बोला इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, और अगर निलंबन करना है तो बोला अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध आनुपातिकता के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रतिबंध सब कुछ कर दिए, सब प्रतिबंध कर दिए। बोला कि ये देखा जाए कि कितना खतरा है, ठीक, और जो मनुष्यों का, नागरिकों का जो अधिकार है, दोनों में बैलेंस बनाया जाए, अनुपात बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि मनमानी ढंग से आप प्रतिबंधित कर दिए, तो नहीं किया, ऐसा नहीं किया जा सकता। जब भी प्रतिबंध किया जाएगा तो बोला कि ये आनुपातिकता का आधार लिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज बोला कि संविधान 19(1)(g) है ना, 19(1)(g) मतलब 19 अनुच्छेद 19 एक खंड हो गया, जी उपखंड हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) के जी भाग में बोला कि व्यापार है ना, बोला कि इंटरनेट के माध्यम से वाणिज्य और व्यापार भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आज के डेट में आप अगर समझें तो इंटरनेट से व्यापार बहुत ही आगे जा रहा है। वर्तमान समय में अगर आप ये बात समझ पाए तो व्यापार सब ऑनलाइन होने वाला है ना। ऑफलाइन चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट व्यापार का एक माध्यम है, और व्यापार करना, आजीविका के लिए कोई वृत्ति अपनाना, कुछ करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 1(g) भी जो है इंटरनेट को प्रतिबंधित करने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि ये वाणिज्य और व्यापार हमारा मौलिक अधिकार में ये सहयोग प्रदान करता है। क्लियर है? इस प्रकार इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। समझ आ गई बात? और अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया था सरकार ने जम्मू कश्मीर में। एक और बात यहां पर इससे संबंधित संवैधानिक बात समझ लीजिए। भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) कहती है कि लोक सुरक्षा को देखते हुए, भारत के संप्रभुता को देखते हुए, अगर कहीं पर लोक सुरक्षा या भारत की संप्रभुता पर खतरा है तो वहां पर हम लोग एक निश्चित अवधि के लिए इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। धारा 5(2) के तहत निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जाना गलत था, अवैध था। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? तो ये जो है इंटरनेट से संबंधित मामला था। अब देखिए, सामान्य तौर पर किया क्या जा रहा था कि जहां जहां ये लागू किया गया, मतलब जहां जहां इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां वहां CRPC की धारा 144 लगा दी गई। ठीक है? CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 लगा दी गई। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये जो CRPC की धारा 144 लगा दी गई, ये किस आधार पर लगा दी जाती है? क्या ये आर्बिट्रेरी है, जब मन करे जैसा मन करे वैसा लगा दे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 144 जो सरकारें लगातार हर जगह लगाती आ रही हैं, आपने देखा होगा कि अभी अगर आप समझ पाए तो अयोध्या मंदिर का जब फैसला आया था तो यहाँ भी लगा था, अयोध्या में भी लगा था, ठीक। ऐसे हर जगहों पर जब यदा कदा जब चाहें तब लगाते रहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया और 3 बातें बोली। पहला बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने 3 बातें बोली। बोला कि धारा 144 लगा करके विचार और लोकतांत्रिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? धारा 144 लगा करके विचार और लोकतांत्रिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अतः अगर 144 लगा रहे हो तो इंटरनेट नहीं बंद कर सकते। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो विचार व्यक्त करता है और वह लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपना व्यापार कर सके, अपना विचार व्यक्त कर सके। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है एक तरह का। क्लियर? तो समझ आई बात। पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। दूसरा पॉइंट बोला कि जब भी धारा 144 लगाते हैं तो धारा 144 लगाते समय आप ये बोलते हैं कि खतरा है, इसलिए हम लोग धारा 144 लगा रहे हैं। बोला वो खतरा आपातकाल जितना महत्वपूर्ण होना चाहिए तभी लगाया जाएगा। क्लियर? दूसरा जजमेंट दिया। तीसरा बोला कि जब भी धारा 144 लगाएं तो व्यक्ति के अधिकार और राज्य की आशंका। भाई धारा 144 कब लगता है? जब राज्य आशंकित होता है, राज्य ये समझता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो बोलता है कि राज्य जब लगाएगा धारा 144 तो किसी आशंका को देख करके लगाएगा। उस समय व्यक्ति का अधिकार बोलता है इन दोनों में बैलेंस बना करके ही आप धारा 144 लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मन करे वैसे धारा 144 आप लगा दें। तो ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय में कही। समझ में आ गया बात। अब इसकी स्थिति समझ लेते हैं, सीआरपीसी की संवैधानिक स्थिति, या मतलब जो पहले से है क्या है ये। तो देखिए ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, ठीक है। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बनाया गया है किसके द्वारा? उपनिवेश काल का कानून है, यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उस समय। इसमें बोला कि मजिस्ट्रेट या सब मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम या एसडीएम स्तर पर, राज्य स्तर पर इसे घोषित किया जा सकता है, ठीक। बोला कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी 4 से अधिक, यानी 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। क्लियर है? अब इसमें एक और बात बोला कि धारा 144 लगा करके किसी विशेष व्यक्ति को भी आप प्रवेश करने से रोक सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अयोध्या है, यहाँ पर मान लीजिए मंदिर निर्माण होना शुरू होता है, कोई ऐसा मुद्दा बनता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के आने से फॉर एग्जांपल मान लीजिए राज ठाकरे हैं, ठीक है। वो आते हैं तो पता लगा जो है, या उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, वो आते हैं तो पता लगा जो है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाद बढ़ जाता है और समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को भी आने से रोका जा सकता है। जरूरी नहीं कि 5 या 4 के ग्रुप को ही रोका जाए। क्लियर है? ये निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति जो विशेष आ रहा है उसके आने से प्रभाव क्या पड़ेगा। क्लियर है? तो सामान्य नियम है कि 4 से अधिक यानी 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उस समय शस्त्र धारण करना भी गैर कानूनी होता है। आगे बोला कि
अगर धारा 144 लगी है तो 2 माह तक के लिए वो वैध हो सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब मजिस्ट्रेट के स्तर पर लगाया गया धारा 144 2 महीने तक वैध रहेगा। ठीक है, अगर उससे आगे ले जाना है 2 महीने से आगे तो राज्य सरकार के स्पेशल परमिशन के आधार पर उसे 6 महीने तक खींचा जा सकता है। यानी वो आप धारा 144 6 महीने तक लागू हो सकती है। 6 महीने बाद, ध्यान देंगे मेरी बात, उसको लागू नहीं किया जा सकता। यानी धारा 144 का अधिकतम समय सीमा 6 महीने। क्लियर है, राज्य के परमिशन के बाद भी। तो ये इसकी स्थिति है कानूनी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दिया है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में निर्णय दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इससे चीज़ों को समझ पाए हैं। देखिए, अब अनुच्छेद 352 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है। अभी सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी पूछता था, जमाना निकल गया है ना, अब करंट से इसको जोड़ेगा, ये पूछेगा अब, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। पढ़ाई हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके इम्तहान के परिप्रेक्ष्य में हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला समझते हैं, संपत्ति का अधिकार। आइए आगे बढ़ते हुए, हम लोगों ने इंटरनेट एक मूल अधिकार है उसको देख लिया, और आज 2 और मामले देखेंगे हम लोग, संपत्ति का अधिकार और राजद्रोह पर। अगली क्लास में हम लोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को, और सबरीमाला मंदिर जो न्यूज़ में है था अभी फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुनरावलोकन किया है। अपने निर्णय पर ही पुनरावलोकन करने तक सारा जो निर्णय दिया था उस पर रोक लगा दिया है। तो इन अधिकारों को अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इस दोनों को देखते हैं, है ना। संपत्ति का अधिकार, ये आखिर में सुर्खी में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, क्यों ये साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझिएगा बात। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, एक बात आप समझते हैं, लैंड जो होता है, मतलब जमीन जो होती है, वो केंद्र का विषय नहीं होता है, वो राज्य का विषय होता है। क्लियर। अब एक बात यहाँ समझिए कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति का जमीन कब्जा कर लिया। ठीक है, 1967 में उस व्यक्ति ने याचिका दायर कर दी। कई प्रोसीजर से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस साल ध्यान देंगे मेरी बात कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जिसे आप कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो काफी पहले 1978 से पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। ठीक, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जिसका हनन हो रहा है अधिकार का, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन अन्य अधिकारों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, अब यहां समझते हैं बात को। यहां पर
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बोला, दो बात बोली केवल। पहली बात बोला कि विधि सम्यक प्रक्रिया, विधि सम्यक प्रक्रिया के आधार पर ही संपत्ति से किसी इंसान को वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी विधि सम्यक प्रक्रिया। ठीक, बोला अगर कोई कानून बना है, विधि बनी है, ठीक है, और वो विधि योग्य लोगों ने बनाई है और योग्य लोगों ने बनाते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया है। विधि है, पहले देखेंगे विधि है कि नहीं, जमीन या कोई संपत्ति अधिग्रहण करने का विधि है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। अगर विधि है तो किसने बनाई है, क्या योग्य लोगों ने बनाई है या किसी ने बना दिया। अब पता लगा आपके गांव का प्रधान ने नियम बना दिया, तो गांव के प्रधान द्वारा बनाया गया नियम मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो योग्य आदमी नहीं है विधि बनाने के लिए। तो पहले देखेंगे विधि है कि नहीं है। विधि है तो किसने बनाया है, ठीक, और जो बनाया है क्या वो योग्य आदमी है कि नहीं है। अगर वो योग्य है, मान लीजिए विधि मतलब जो बनाना, जिसको बनाना है विधि उसी ने बनाया है, लेकिन क्या उसने प्रक्रिया का सही पालन किया है कि नहीं किया है विधि बनाते समय। अगर ये स्पष्ट हो तो किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो उस इंसान की संपत्ति को अधिग्रहित करने का जो कोई भी विधि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको अधिग्रहित कर लिया। क्लियर। अब देखिए, अब जब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक सिद्धांत होता है प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत, है ना, प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत। ठीक, एडवर्स एक्विजिशन, है ना, एडवर्स एक्विजिशन सिद्धांत में यहां पर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहां समझें, जो यहां पर प्रिंसिपल है एडवर्स एक्विजिशन का, वो क्या कहता है कि अगर कोई संपत्ति है, ध्यान समझिएगा, एडवर्स एक्विजिशन प्रिंसिपल है क्या, समझिएगा, यानी प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत क्या है समझिएगा। मान लीजिए मेरी जमीन है ना, मेरी जमीन है और उस जमीन पर आपने कब्जा कर लिया है ना, और 12 सालों, अब आप अवैध है, आपकी वो संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप 12 सालों तक उस पर कब्जा बनाए रखते हैं, 12 सालों तक उस पर कब्जा बनाए रहते हैं और मैं कोई कानूनी सहारा ना लूं कि आपने मेरी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, तो 12 साल बाद वह संपत्ति आपकी हो जाएगी। इसे कहते हैं एडवर्स एक्विजिशन प्रिंसिपल, यानी कि प्रतिकूल कब्जा सिद्धांत। राज्य सरकार ने कहा कि 42 साल से हमारा कब्जा है इस पर, और 42 साल से इसने कुछ नहीं बोला, 42 साल बाद इसने केस किया है, तो इसलिए प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत ये जमीन हमारी है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, कहा कि राज्य के पास ये एडवर्स एक्विजिशन प्रिंसिपल यानी प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत राज्य के ऊपर लागू नहीं होता है। यानी राज्य किसी की संपत्ति को एडवर्स एक्विजिशन प्रिंसिपल यानी प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के आधार पर ग्रहण नहीं कर सकती।
समझ आई बात? क्लियर हो गया? चले आगे। तो इस दोनों मैटर को याद रखिएगा, है ना। जो लोग लेखपाल का इम्तहान देने वाले होंगे उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। और इन जनरल सभी इम्तहान के लिए, इन जनरल सभी इम्तहान के लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली लेखपाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और मुद्दा यहाँ पर अधिकारों से संबंधित है, राजद्रोह। राजद्रोह मामला अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, हर टीवी चैनल पे हर जगह डिबेट चल रहा था। ठीक है, क्यों चल रहा था? आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, है ना, और बेंगलुरु में कुछ गिरफ्तारियां हुई। क्यों गिरफ्तारियां हुई? क्योंकि इन लोगों ने कुछ नारे लगाए, है ना, भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थित कुछ नारे लगाए। ठीक, उसके आधार पर ध्यान देंगे मेरी बात, देश में एक बहस शुरू हुई राजद्रोह की, है ना। और बात करें यहां पर अगर, तो आपने और सुना होगा कन्हैया कुमार थापा का केस, सुना होगा, कन्हैया कुमार का केस सुना होगा, जिसमें उन लोगों के ऊपर राजद्रोह जैसे मामले जो है लोगों ने मीडिया में लगाए। ठीक है, तो राजद्रोह मामला जो है काफी संज्ञान में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह पर अपना एक निर्णय दिया कि कौन व्यक्ति राजद्रोही माना जाएगा। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एकदम डेफिनेशन दिया है, जिसमें 3 बिंदु दिया है। ठीक है, पहला बोला कि अगर कोई व्यक्ति लोक व्यवस्था का, जो पब्लिक व्यवस्था है, उसका विघटन कर रहा हो, कानून का उल्लंघन करके सरकार के पतन का प्रयास कर रहा हो। कानून का उल्लंघन करना सिर्फ नहीं, कानून का उल्लंघन करने के साथ सरकार के पतन का काम करे। ठीक, और तीसरा बोलता है कि राज्य या जन सामान्य को खतरा हो उस व्यक्ति से, तो वह व्यक्ति राजद्रोही माना जाएगा। ये तीन आधार दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है? लोक व्यवस्था का विघटन, ये जो पब्लिक ऑर्डर है, जो देश में व्यवस्था है, उसका विघटन कर रहा हो। कानून का उल्लंघन करना राजद्रोह नहीं होता है। कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ जो सरकार है, सरकार का पतन करने का प्रयास कर रहा हो, और साथ में राज्य तथा जन सामान्य जो है उन लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? राजद्रोही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है विगत कुछ केसों के आधार पर। ध्यान दीजिएगा ये तीनों बिंदु। अब समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब ये तो करंट हो गया सीधा सीधा, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजद्रोह हमारे संविधान में नहीं, बल्कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, है ना, इंडियन पीनल कोड में जो है, इंडियन पीनल कोड के धारा 124 ब्रैकेट में 4 में दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे उसमें क्या परिभाषा दी गई है। बोला कि भारत सरकार के प्रति घृणा और भारत सरकार की अवमानना, भारत सरकार के प्रति घृणा और भारत सरकार की अवमानना अगर कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति राजद्रोही माना जाएगा। अब इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 3 बार राजद्रोह का केस चला है। महात्मा गांधी के ऊपर भी राजद्रोह का केस चला है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लेख लिखा था, उस लेखों के आधार पर महात्मा गांधी के ऊपर भी केस चला है राजद्रोह का। क्यों? क्योंकि भारत में जो सरकार चल रही थी, बोला भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना, अवमानना समझते हैं,
मानहानि करना, अगर बोलता है अगर ऐसा कुछ करोगे तो जो है राजद्रोह माना जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा अपने हिसाब से दी। ये परिभाषा आईपीसी 124 आईपीसी धारा 124 ब्रैकेट में ए के तहत जो है दिया गया है। और इसमें क्या बोलता है कि ये जो मसौदा है थॉमस विविंगटन मैकाले ने आईपीसी या राजद्रोह का जो मसौदा होगा वो कैसा होगा उसको तैयार करने वाला थॉमस विविंगटन मैकाले है। और ये इसने मसौदा तैयार किया और आईपीसी में 1870 में जोड़ा गया। ठीक है, और बोला कि इसके आधार पर कुछ अधिकार हैं जो वंचित कर दिए जाएंगे इंसान के। ठीक है, बोलता है जो इस दंड में भागी माना जाएगा उसको गैर जमानती दंड मिलेगा, यानी कि जमानत नहीं होगी उसकी। ठीक है, गैर जमानती वारंट रहेगा उसके ऊपर। फिर बोला वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और वह पासपोर्ट नहीं रख सकता। पासपोर्ट एक तरह से नागरिकता की पहचान होती है, तो वो पासपोर्ट नहीं रख सकता है। और अगली बात, न्यायालय उसे जब चाहे तब अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। वो हमेशा जब चाहे तब न्यायालय उसे बुला सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार उसके ऊपर ये मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। इन अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है अगर वह राजद्रोही साबित होता है। तो समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये उसका क्या है, मतलब कि आधार है, ये वर्तमान है। ठीक है, याद रखिएगा, वो लोग जो दरोगा का इम्तहान देने जा रहे होंगे उनके लिए पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है ना। एकदम फोकस रखना, स्पेशली दरोगा के लिए, इन जनरल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है चीज़ों को समझ पाए हैं। और अब अगली क्लास में ये जो 2 मुद्दे हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए जो अधिकार है वो, और सबरीमाला मंदिर से संबंधित जो मुद्दे थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, है ना, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।